एयर इंडिया जिसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1932 से, मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले से, और एक टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एयरलाइंस कंपनी बन जाती है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेज में चलने लगती है, जिसके चलते गवर्नमेंट इसको बेचने का ट्राई करती है। लेकिन उस टाइम पे कोई भी इसके लिए बिड नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट अब वापस फिर से एक बार ऑफर लेके आती है कि वो इसका 100% तक का स्टेक सेल करना चाहती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है और कैसे कैसे करके इसका स्टेक सेल हो सकता है, और वो कौन कौन से पोटेंशियल बायर्स हैं जो इस कंपनी को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे एयर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा के बारे में, और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें बिड कर सकती हैं आने वाले दिनों में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और पता करते हैं कि एयर इंडिया स्टार्ट कैसे हुई थी। आपको सुन के लगता होगा कि एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको स्टार्ट गवर्नमेंट ने ही किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि एयर इंडिया को 1932 में सबसे पहली बार स्टार्ट जेआरडी टाटा ने किया था, और उस टाइम पे इसका नाम होता था टाटा एयरलाइंस। उसके बाद ये टाटा एयरलाइंस के नाम से ऑपरेट करती रही। इसके बाद गवर्नमेंट 1953 में एक एक्ट लेके आई, एयर कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके चलते उन्होंने एयरलाइंस कंपनी में से मेजॉरिटी स्टेक को बाय कर लिया और एयरलाइंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, जिसके बाद इसका नाम चेंज करके हो गया एयर इंडिया। 1953 के बाद नेशनलाइज होने के बाद एयर इंडिया ने एक अपनी डोमेस्टिक यूनिट को स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। वो सिर्फ डोमेस्टिक रेंज में ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया मेनली इंटरनेशनल मार्केट्स को कैटर करती थी। तो ये दोनों यूनिट्स अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती रहे, लेकिन 2007 में जाके ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों को एक कंपनी बना दिया गया, जिसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। मर्जर के बाद ये दोनों कंपनीज ने अपने लॉस को रिपोर्ट किया तो पता चला कि एक बहुत ही बड़ी लॉस में की कंपनी बन गई। अगर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताऊं तो एयर इंडिया ने पिछले एक डेकेड में गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ रुपीस तक का लॉस दिया है। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि यहाँ पे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी कितनी ज़्यादा थी, जिसके चलते गवर्नमेंट को लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सके। दोस्तों हिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं ये प्राइवेटाइजेशन की सेल की, कि आपने बहुत टाइम पहले से आप सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की। तो क्या ये अभी स्टार्ट हुआ था? बहुत सारी पुरानी बात है। अगर मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊं तो गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार 2001 में ट्राई किया था एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने का। तो तब से लेकर अभी तक यही बात चल रही है कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया जाएगा। बार बार इस डील को चेंज किया गया, लेकिन इस बार जो डील गवर्नमेंट लेके आई है, माना जाता है कि सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव डील है, और इस बार गवर्नमेंट को बहुत उम्मीद है कि बहुत से बायर्स आके इस बार बिड करेंगे एयर इंडिया के लिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट नहीं कर पा रही, इसका स्टेक सेल क्यों नहीं कर पा रही। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एयर इंडिया के ऊपर डेट लेवल। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि एक कंपनी है कंपनी ए, और जब भी कोई इस कंपनी को बाय करने के लिए आएगा और इस कंपनी को बहुत बड़ा डेट होगा तो इसके डेट को पे बैक उसी कंपनी को करना पड़ेगा जो इस कंपनी को बाय करेगा। तो दोस्तों अगर मैं एयर इंडिया के ऊपर डेट लेवल की बात करूं तो 2018 में एयर इंडिया के ऊपर जो डेट लेवल था वो 80,000 करोड़ के आसपास था। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट डील लेके आई थी तो उन्होंने बोला था कि वो एयर इंडिया का 76% तक का स्टेक सेल करना चाहते हैं, और जो कंपनी आके उस स्टेक को बाय करेगी उसको 49,000 करोड़ का डेट रीपे करना पड़ेगा। मतलब कि उतना डेट उनको अपनी बुक्स पे लेना पड़ेगा और आगे जाके उनको वो डेट पे करना पड़ेगा बोरोवर्स को। तो उसको देखते हुए किसी भी कंपनी ने आके उसके लिए बिड नहीं किया, और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट नहीं कर पाई, इसका स्टेक को सेल नहीं कर पाई। ये तो बात थी 2018 की, जब गवर्नमेंट ने बोला था कि वो 76% तक का स्टेक सेल करना चाहती है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, जो न्यूज़ अभी मार्केट डोमेन में आया है, उस न्यूज़ में गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 100% तक का स्टेक सेल करना चाहती है एयर इंडिया में, और उन्होंने बोला है कि जो इस कंपनी को बाय करेगा उनको जो डेट का बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ेगा वो सिर्फ 23,000 करोड़ के आसपास का होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं ओवरऑल डेट की बात करूं जो एयर इंडिया पे है वो है 63,000 करोड़ के आसपास, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला कि जो एयर इंडिया को 100% स्टेक तक बाय करेगा उसके ऊपर डेट बर्डन
सिर्फ 23,000 करोड़ का आएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो बाकी बचा हुआ डेट है वो कहाँ पे जाता है, उस डेट को कौन रीपे करेगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे अगर मैं बात करूँ एयर इंडिया लिमिटेड की, तो उसके अंदर 6 कंपनीज अलग अलग कंपनीज आती हैं। तो जो गवर्नमेंट ने बात किया कि वो 100% स्टेक सेल करना चाहती है, तो उसमें मेनली 2 कंपनीज इंक्लूड होंगी। पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और दूसरी एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% की है। तो ये कंपनी एक अलग कंपनी बन जाएगी जिसका गवर्नमेंट 100% तक का स्टेक सेल करेगी और उस पर 23,000 तक का डेट चला जाएगा। अगर मैं बात करूं बाकी 4 कंपनीज की, जैसे कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया एलाइड सर्विसेज, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 80.3% की है, तो इन 4 को मिला के एक अलग कंपनी बना दी जाएगी जिसके ऊपर बाकी बचा हुआ सारा डेट का बर्डन उस कंपनी के ऊपर चला जाएगा। और जो ये एक अलग कंपनी बनाई जाएगी इसका नाम होगा एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी, जिसके ऊपर मेजर डेट का बर्डन चला जाएगा और इसको ऑन गवर्नमेंट करेगी। इस डील के बाद अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की कि एयर इंडिया एज ए कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म करती है हर साल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में और डेली कितना लॉस बुक करती है। दोस्तों अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करूं तो एयर इंडिया ने लॉस बुक किया था 8,550 करोड़ का। अगर मैं उसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस था 5,000 करोड़ का, मतलब कि हर साल इनका लॉस बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करूं एयर इंडिया की, तो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 25,500 करोड़ के आसपास और इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 30,000 करोड़ के आसपास, मतलब कि कंपनी लॉस बुक करती है। अगर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा फिगर बताऊं तो एयर इंडिया डेली अराउंड 20 to 25 करोड़ का लॉस बुक करती है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी तक बात की, मैंने आपको बताया एयर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, मैंने इनके आपको बिजनेस के बारे में बताया और आपको फाइनेंशियल डेटा के बारे में भी बताया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी उठता है वो ये है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जो इसको बाय करने में इंटरेस्टेड होंगी और किसी कंपनी को ये कंपनी बाय करने के पीछे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। मतलब कि एयर इंडिया के पास ऐसे बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसको यूनिक बना देते हैं और अगर कोई कंपनी इसको बाय करती है तो उसको क्या क्या एडवांटेज होने वाली है। तो अगर मैं कुछ नामों की बात करूं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस कंपनी को बाय करने में, वो हो सकते हैं टाटा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, इंडिगो, स्पाइस जेट। लेकिन ये सब न्यूज़ पब्लिक डोमेन में है, ये कितने सच हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा जब कोई कंपनी एक्चुअल में जाके इस पर बेट करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको जो भी नाम बताए वो तो इंडियन कंपनीज के नाम थे, तो यहाँ पे क्या ऐसा भी कोई केस बन सकता है कि फॉरेन से कोई कंपनी आके इस कंपनी को बाय कर ले। तो दोस्तों वहाँ पे एक छोटा सा लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इंडिया में लिमिट है कि एफडीआई में अगर कोई एयरलाइंस कंपनी में बाय करना चाहता है तो 49% से ज़्यादा का बाय नहीं कर सकता। तो अगर फॉरेन से आके कोई कंपनी बाय करती है तो उनको किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में जाके इस कंपनी के लिए बेट कर सकती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट्स की कि कोई कंपनी एयर इंडिया को बाय क्यों करना चाहेगी, इसके बिजनेस में वो ऐसी कौन सी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको बहुत यूनिक बना देती हैं और जो एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बना देती है दूसरी कंपनीज को बाय करने के लिए। तो अगर मैं वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करूँ तो यहाँ पे 4 मेन पॉइंटर्स हैं जो इस कंपनी को एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बना देते हैं बाकी कंपनीज को इसके लिए बिड करने के लिए। सबसे पहला, इस कंपनी के पास 121 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं जो कि एयरबस के भी हैं, बोइंग के भी हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है तो यहाँ पे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनको पहले से ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे जहां पे आके वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं सेकंड पॉइंटर की बात करूं जो इसको एक अच्छा वैल्यू प्रॉप बना देती है वो ये है कि अगर मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री की इन जनरल बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एयरलाइंस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के लिए कि जो मेन एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे इनको एक सही लैंडिंग और एक पार्किंग स्पॉट मिल जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके बात समझाऊं तो बॉम्बे एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अगर वहाँ पे मैं पीक टाइम की बात करूं, जैसे कि मान लो कि 8 PM वहाँ पे एक बहुत पीक टाइम होता है लैंडिंग के लिए, तो वो जो लैंडिंग स्लॉट होता है वो बहुत कम कंपनीज के पास असाइंड होता है क्योंकि वहाँ पे एयरलाइंस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो ये पुरानी कंपनीज थी जैसे कि जेट एयरवेज और एयर इंडिया, इनके पास बहुत ही प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स थे जो कि आजकल नई कंपनीज को नहीं मिल पाते। तो अगर कोई कंपनी आके इस कंपनी को बाय करती है, इसके लिए बिड करती है, वो लैंडिंग और पार्किंग स्पॉट्स का डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो अगर मैं आपको एक डेटा फिगर दूं तो एयर इंडिया के पास 4400 लैंडिंग और पार्किंग स्पॉट्स हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडस्ट्री में, जहां पे जाके ये अपने आप को लिवरेज कर सकते हैं और जो कंपनी इसको बाय करती है तो इस अपॉर्चुनिटी को लिवरेज करके प्राइम आवर्स में अपने आप को एक्सपेंशन के बारे में सोच सकती है। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 1800 इंटरनेशनल पार्किंग एंड लैंडिंग स्लॉट्स।
जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है और यहाँ पे लैंडिंग स्लॉट्स मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे भी एयर इंडिया के पास अभी भी इंडियन एयरपोर्ट्स में 1800 इंटरनेशनल पार्किंग और लैंडिंग स्पॉट्स अवेलेबल हैं, जो किसी भी कंपनी को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। अगर मैं लास्ट बात करूं कि एयर इंडिया बाकी कंट्रीज में भी बहुत अच्छे से फैली हुई है। जैसे अगर मैं आपको एक डेटा फिगर बताऊं तो इनके पास 400 इंटरनेशनल लैंडिंग स्लॉट्स हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पे, जो कि बहुत ही मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहां पे आजकल की कंपनीज को स्लॉट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की थी एयर इंडिया के बारे में कि ये कैसे अपने आप को डिसइन्वेस्ट कर सकती है और कौन कौन सी कंपनीज में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके एज ए इन्वेस्टर आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो मान लो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, जैसे से अगर आप कंपनी ए में इन्वेस्टेड हो, आपने उसका शेयर खरीद रखा है और कल को वो कंपनी ए जाके इस कंपनी को बाय कर लेती है, तो इसका डेट डायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर आ जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और वो कंपनी इस कंपनी में बेट करने के बारे में सोच रही है, तो बहुत ध्यान से आपको इसके इंप्लीकेशंस के बारे में देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मामले में उसको इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि वो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान्स क्या है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और जब भी कोई कंपनीज की वैल्यू प्रॉप आपस में अलाइन होती है और उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उस केस में ही किसी कंपनी को बाय करना चाहिए। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, वो इसमें बेट करने के बारे में सोच रही है या बिडिंग करती है, तो आपको बहुत डिटेल में देख लेना चाहिए कि वो कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं, जो आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को मैं एंड करूंगा आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी एयर इंडिया के लिए बिड करेगी और आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी इसको बाय करेगी, उसके पीछे उसका क्या रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, हम किसी भी वीडियो में किसी भी बाइंग या सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम जो भी वीडियो बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं, ताकि आपके लिए केस स्टडी बन सके और आपको एक अच्छी रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।